नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। अगर आप मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराने जा रहे हो तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप किस हॉस्पिटल में या कहाँ आप ऑपरेशन कराने जा रहे हो। कई बार हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि क्यों हम किसी आई हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन कराएं, क्यों ना हम कैंप में ही ऑपरेशन करा लें। तो ये सब चीज़ें जानना जरूरी है। कैंप में ऑपरेशन कराना सही है या प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कहाँ आपका ऑपरेशन कराना जरूरी है, आई हॉस्पिटल में क्यों कराना जरूरी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके ये जो जितने भी सवाल हैं वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे और अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन के लिए आप अपनी मन मर्जी से आप अपने दिमाग से हॉस्पिटल या कैंप जो भी आपको समझ में आए चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। सबसे पहले आपकी जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते हैं उसकी कई सर्जिकल टेक्निक होती है कि किस टेक्निक से आपका ऑपरेशन किया जा रहा है। एक SICS या ECC जिसे हम हार्ट वाला ऑपरेशन कहते हैं, ये टेक्निक जो कि कैंप्स में की जाती है, कैंप में उसी टेक्निक से ऑपरेशन किए जाते हैं। एक जो लेटेस्ट टेक्निक होती है फेको, उसका भी एक लेटेस्ट टेक्निक है MICS, जिसमें बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, बहुत ही सूक्ष्म छेद से, 2.2 मिलीमीटर छेद से ऑपरेशन करके और उसी छेद से लेंस डाल दिया जाता है। तो किस टेक्निक से आपको ऑपरेशन किया जा रहा है ये सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। जो SICS जो हाथ वाला ऑपरेशन होता है उसमें बहुत बड़ा चीरा करके, करीब 6.5 मिलीमीटर का चीरा करके और फिर मोतियाबिंद आपका निकाला जाता है और फिर लेंस डाला जाता है। तो उसमें बहुत बड़ा चीरा होता है, उसके कई नुकसान होते हैं। इन्फेक्शन की रिस्क रहती है, आपके चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा आने की रिस्क रहती है, काफ़ी दिनों तक परहेज रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको जो कैंप में कराते हैं, जो कैंप में ऑपरेशन होते हैं, उनमें ये सब परेशानी हो सकती है। जरूरी नहीं है सबके हो, पर रेट, परसेंटेज, कितने परसेंट केसेस में सही हो रहे हैं वहाँ पे, कितने परसेंट केसेस में आपकी आंखों की रोशनी पूरी नहीं आ पा रही है, ये सब चीज़ें कैंप में सर्जिकल टेक्निक पे काफ़ी डिपेंड करता है। जैसे फेको जो लेटेस्ट टेक्निक है फेको, उसमें बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। आप अगले दिन से अपना रूटीन काम कर सकते हो, थोड़ा हैवी वर्क 10-15 दिन बाद अपना हैवी वर्क कर सकते हो, पढ़ाई लिखाई अपना अगले दिन से भी कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपकी रिकवरी टाइम जो होता है वो डिपेंड करता है किस सर्जिकल टेक्निक से आपका ऑपरेशन किया गया है। दूसरी चीज़ आती है कि आपकी डॉक्टर की स्किल, कि आप जहाँ भी ऑपरेशन कराने जा रहे हो उस डॉक्टर की स्किल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कितने कितनी सर्जरीज पहले कर चुके हैं। कॉम्प्लिकेटेड, अगर आपकी कॉम्प्लिकेटेड कैटेक्ट है, मोतियाबिंद अगर आपका थोड़ा जटिल है, तो वो ऑपरेशन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर जटिल तरीके से जटिल विधि से अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो क्या वो हो पाएगा, ये सब चीजें भी आपको जानना जरूरी है। तीसरी चीज आती है आपकी कि अगर ऑपरेशन के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है या कई बार मोतियाबिंद के जो ऑपरेशन की लेंस रखने की झिल्ली होती है वो फटी होती है, तो पर्दे में भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस हॉस्पिटल में आपका पर्दे का भी बैकअप है कि नहीं है, पर्दे के डॉक्टर भी है अवेलेबल होते हैं कि नहीं होते। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके ऑपरेशन के बाद अगर कोई पर्दे में समस्या आ गई तो कहीं बाहर भेजने की जरूरत पड़ जाए। तो ये सब चीज़ें भी आपको उस हॉस्पिटल में देखना चाहिए। तीसरी चीज़ आती है कि आपकी जो लेंस डाला जाएगा, जो आयोल डाला जाएगा आपकी आंख में, उसकी सही पावर मेजर करने के लिए अच्छे जो लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं वो है कि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। नॉर्मली आँख में कैम्प्स वगैरह में सब में जहाँ भी आप ऑपरेशन कराने जाते हो तो आपकी जो आंखों का मेजरमेंट करने का तरीका होता है, आंखों की आयोल का पावर का मेजरमेंट करने का तरीका होता है, वो पुरानी विधि से किया जाता है। आजकल बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक आयोल मास्टर टेक्निक, या इसकी कंपनी के आयोल मास्टर टेक्निक है, बाकी कई कंपनी के आयोल मास्टर आते हैं। तो उन टेक्निक से आपका अगर आयोल पावर का मेजरमेंट किया जाए तो आपको चश्मे का नंबर आने की संभावना नहीं के बराबर होती है।
तो ये भी बहुत जरूरी चीज है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आपकी आईवल की जो आपकी आंखों में लेंस डाला जाएगा उसकी पावर का मेजरमेंट सही ढंग से हुआ है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी चीज, जो आईओल सारे तरह के जो लेटेस्ट आईओल आजकल अवेलेबल हैं, मल्टीफोकल, एडॉस, वो सब उस हॉस्पिटल में अवेलेबल है कि नहीं। तीसरी चीज, चौथी चीज आती है आपकी स्टाफ, ओटी स्टाफ, वहाँ पे स्किल्ड ओटी स्टाफ, टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ये सब अवेलेबल हैं, वेल इक्विप्ड है मशीनों का। दूसरी चीज, ओटी में आपका जो फेको जो ऑपरेशन किया जाता है उसका मशीन से ऑपरेशन किया जाता है, फेको मशीन होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी मशीनें होती हैं वो सारी कुछ भी फॉल्ट कभी भी आ सकता है, तो आपका उस मशीन का या किसी भी आयल पावर मेजरमेंट मशीन का बैकअप है कि नहीं। आपका ऑपरेशन चल रहा है और उस मशीन में कुछ फॉल्ट आ गया, तो ऐसा तो नहीं कि वो मशीन के बाद आपको ऑपरेशन कैंसिल किया जाए या अधूरा छोड़ा जाए। उस मशीन का खराब होने पे आपके कम से कम एक या दो मशीनें बैकअप में होना चाहिए कि आपको ये परेशानी कभी नहीं है। तो ये हॉस्पिटल में इक्विपमेंट की सुविधा होना चाहिए, बैकअप हर मशीन का बैकअप होना चाहिए। तीस छठी चीज जो अगली चीज आती है नेक्स्ट, वो आती है स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि आपकी जो आंख में ऑपरेशन किया जाएगा उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आपके यूज किए जाएंगे या जो भी चीजें आपकी यूज की जाएगी उनको कीटाणु रहित करने की विधि वो लेटेस्ट है कि नहीं है। कई बार कई विधियां होती हैं जो कीटाणु नष्ट करने के लिए होती है, पर सबसे बेस्ट टेक्निक है कि नहीं है। ऑटोक्लेव होते हैं, बी क्लास ऑटोक्लेव, वो आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल है कि नहीं है, जिनसे आपके इंस्ट्रूमेंट्स को कीटाणु रहित किया जाता है और उनका प्रॉपर मेंटेनेंस है कि नहीं है। ये सब चीज़ें भी उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। चौथी चीज आती है कि जो नेक्स्ट चीज आती है कि आपकी ऑपरेशन थिएटर आपका किस तरह का इक्विप्ड है। लेटेस्ट जो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है उसमें आपका ऑपरेशन किया जा रहा है या नॉर्मल ऑपरेशन थिएटर में आपका ऑपरेशन किया जा रहा है। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में ये फर्क होता है नॉर्मल ऑपरेशन थिएटर और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में कि मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में आपकी एएचयू यूनिट होती है, एयर हैंडलिंग यूनिट, वो भी उसी ऑपरेशन थिएटर में लगी हुई होती है, जिससे आपकी सांसों में जो भी कीटाणु निकलते हैं, जो भी बैक्टीरिया वायरस जो निकलते हैं वो उस यूनिट के थ्रू क्लीन होते रहते हैं। तो आपको उस ऑपरेशन थिएटर में जो हवा होती है वो भी कीटाणु रहित हो, ताकि किसी भी तरह की ऑपरेशन के टाइम किसी भी तरह की आपकी कीटाणु जाने की रिस्क वो बिल्कुल मिनिमल हो, इन्फेक्शन की रिस्क बिल्कुल मिनिमल हो। क्योंकि इन्फेक्शन आंखों में, इन्फेक्शन सबसे बड़ी चीज होती है आंखों में। एक बार अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको मैनेज करना, क्योंकि दवाइयाँ बहुत मिनिमल काम करती हैं। तो ये सब प्रिवेंशन, जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये सब चीजें होती है वो उस हॉस्पिटल में अवेलेबल है कि नहीं। नेक्स्ट चीज आती है आपकी, जब ऑपरेशन किया जाता है तो कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको कार्डियक प्रॉब्लम होती है या फिर और भी सिस्टेमिक डिजीज होती है जिनकी दवाइयाँ चल रही होती है। तो ऑपरेशन के टाइम वैसे तो जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है उसमें कोई हम इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाते हैं। कोई बहुत ही ज़्यादा अनकोऑपरेटिव पेशेंट होता है या जिसको बच्चा होता है तो उनमें हम बेहोशी वगैरह की करते हैं। बाकी रिस्क उस सब में होती है, स्ट्रेस की वजह से कई बार हमें अटैक आने की संभावना रहती है या कई बार स्ट्रेस की वजह से घबराहट होती है। उसके लिए आपके स्किल्ड एनेस्थीसिया डॉक्टर भी अवेलेबल अवेलेबल है कि नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहीं आपको ऐसा तो नहीं कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो तुरंत आपको भेज दिया जाए या आपको संभाला नहीं जाए, तो ये एनेस्थीसिया बैकअप भी उस हॉस्पिटल में अवेलेबल है कि नहीं विद एनेस्थीसिया इक्विपमेंट्स। तो ये सब चीजें आपके मोतियाबिंद के ऑपरेशन से रिलेटेड है। अगर आप ऑपरेशन कराने जा रहे हैं तो ये सब चीज़ों की को जरूरी से देखें और तभी ऑपरेशन आपको अच्छी रोशनी, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आपको अच्छी रोशनी आ सकती है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। थैंक यू।